Q by D जो है, it is like heat flowing per second. Q by D is actually heat flowing per second. It is same as current. Delta theta, which is temperature difference. Delta theta is a temperature difference. Delta theta is like voltage. And बाकी जो है L by K is like a resistance. L upon K is like resistance. उसके बाद हमने लास्ट, मुझे याद है जो टॉपिक चल रहा था, was this. ये था कि अगर दो रॉड्स है, like if there are having thermal conductivity. माइक ऑफ करो जिसका माइक ऑन है. किसका ऑन है? सिद्धेश सर माइक तेरा अनम्यूट हो गया बन. हाँ सी, अगर ये लास्ट टाइम ये टॉपिक चल रहा है, अगर ये दो रॉड्स है विच आर इन सीरीज, रॉड्स आर इन सीरीज, तो इसमें हमने फाइंड आउट किया था कि इसका इफेक्टिव इक्विवेलेंट के फाइंड किया था. इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रॉड्स, इक्विवेलेंट के हमारा आया था 2 times K1 into K2 upon K1 plus K2. ये फाइंड किया था लास्ट टाइम. इट्स अ इक्विवेलेंट के ऑफ 2 rods. सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये दोनों रॉड्स. ठीक है, लास्ट टाइम आई थिंक देख लो, ये फॉर्मूला सबके पास होगी. वी आर डिराइव्ड अप टू दिस. टुडे वी विल गो फर्दर. टुडे वी विल डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 rods. हेडिंग डाल दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन of 2 rods. Now this is the heading, parallel combination of 2 rods. हाँ, अब ध्यान से देखो. Suppose ये एक रॉड है, it is made up of metal rod है. The coefficient of thermal conductivity is K1. Okay, और ये ध्यान से देखो. See, I am showing you the cross section area of this rod. ये cross section area जो है ना इसका, वो let's say A1 है. ठीक है, इसके नीचे एक और रॉड है, suppose this way. इसके नीचे एक और रॉड है जिसका coefficient of thermal conductivity is K2, और जो नीचे वाली रॉड है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है A2, बट इन दोनों रॉड्स का लेंथ सेम है, लाइक दिस. ठीक है. अब देखो, अगर आप यहां से इसको हीट देंगे, इफ यू गिव द हीट फ्रॉम लेफ्ट साइड, हीट दोनों रॉड से पास होगी और राइट साइड निकलेगी ऐसे. यहाँ पे ये जो दोनों रॉड्स है ना, दे आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 रॉड्स. एक के नीचे एक है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, एंड दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ऐसे एक डायग्राम है. तो ये दोनों रॉड्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. ओके, अब सपोज हमें क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट के. इक्विवेलेंट के मतलब, इक्विवेलेंट के क्या होता है, अगर इन दोनों रॉड्स को रिप्लेस करके मैं एक ही रॉड लाना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक वन रॉड जो इन दोनों रॉड्स का काम अकेला करेगी. मुझे मतलब रिजल्टेंट रॉड फाइंड करना है. उस रॉड का जो के होगा, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट के. ठीक है, सो अभी देखो इक्विवेलेंट के कैसे फाइंड करेंगे. सी, अगर आपको बहुत शॉर्ट में करना है, बहुत सिंपली करना है, तो एक काम करो, यहाँ पे जो रॉड है ना उसको एक रेजिस्टेंस मान लो. लेट्स से दिस रॉड इज अ रेजिस्टेंस हैविंग रेजिस्टेंस L by KA. दूसरी रॉड का भी रेजिस्टेंस मान लेते हैं. ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है. ठीक है, सो इन केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस आपको पता है ये फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. ठीक है, हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट के निकालना है, बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्मूला तो आपको पता है, इट इज दिस वन. अब याद करो, इन दिस टॉपिक रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली, L by K को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं. रेजिस्टेंस इज L by K. सो R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रॉड. ठीक है, विच इज L by K. तो 1/R क्या होगा, 1/R विल बी K by L. इधर आएगा K1 A1 by L. ये रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड रॉड है L by K. तो 1/R क्या होता है, 1/R विल बी KA by L. It will be K2 A2 by L.
L मैंने सेम क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों रॉड्स का लेंथ सेम है, ठीक है। अब देखो इन दोनों रॉड्स को रिप्लेस करके यू आर पुटिंग वन रॉड, दोनों रॉड्स को रिप्लेस करके हमने एक ही रॉड डाल दिया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जो हीट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, हीट हैज टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ L, लेंथ ऑफ बोथ रॉड्स इज L। तो सपोज दिस इज इक्विवेलेंट रॉड, इक्विवेलेंट रॉड का भी लेंथ L ही होगा, इट्स लेंथ विल आल्सो बी L, इट इज अ इक्विवेलेंट रॉड। अच्छा यहाँ पे देखो कितना क्रॉस सेक्शन एरिया ओवरऑल मिल रहा है हीट को पास होने के लिए, ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया दैट हीट इज गेटिंग इट इज A1 प्लस A2। तो ये जो इक्विवेलेंट रॉड है इसका एरिया भी होगा A1 प्लस A2, ठीक है। दिस इज अ इक्विवेलेंट रॉड, it will have a length L same as length of this rod, but its area of this equivalent rod will be A1 plus A2। तो इस equivalent rod का resistance क्या होगा, resistance is L by KA ना, 1 upon R क्या होगा, KA by L, K equivalent A1 plus A2 by L। देखो ये मैंने क्या लिया, लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट रॉड, एरिया ऑफ इक्विवेलेंट रॉड, K ऑफ इक्विवेलेंट रॉड, ठीक है। सो देखो दोनों साइड से LL कट हो जाएगा, एटलीस्ट आई गॉट द फॉर्मूला फॉर K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट की फॉर्मूला आ रही है K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2, ठीक है। अब अगर ऐसे चलो एक अजम्पशन ले लें, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन में गिवन है कि सपोज एरिया ऑफ बोथ रॉड्स आर आल्सो इक्वल, ऑलरेडी दोनों रॉड्स का लेंथ इक्वल है, लेंथ ऑफ बोथ रॉड्स आर इक्वल, लेट्स से एरियाज भी इक्वल है, दैट इज A1 इक्वल्स टू A2 है, ठीक, ठीक है। A1 and A2 both are equal, let's say both are equal to A, A1 is equal to A2, both are equal to A। यहाँ हर जगह आप A1 A2 की जगह A लिख दो, थोड़ा सॉल्व करो आपको आएगा K इक्वल इज K1 प्लस K2 by 2, ये आ जाएगा K इक्वलेंट, ठीक है। हर बार आप फाइनल रिजल्ट याद मत करो, स्टूडेंट बोलेंगे सर इतनी रिजल्ट्स कहाँ से याद पड़ेंगी, भले आप याद नहीं करो चलेगा, समझ के लो आपको कैसे यहाँ तक पहुंच सकते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो रिमेंबर यहाँ पे एक रॉड है, बट एवरी रॉड इज ओबेइंग ओम्स लॉ। इस रॉड से जो करंट हीट पास हो रही है, हीट, इट इज लाइक करंट। इस रॉड के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इट इज लाइक पोटेंशियल डिफरेंस। और हर रॉड की अपनी रेजिस्टेंस होती है, दैट इज L by KA। नॉर्मली जो आप इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूलास अप्लाई करते हो, पैरेलल रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, वो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन खाली याद रखो रेजिस्टेंस इज L by KA। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, आई रिमेम्बर। दिस इज अ इक्विवेलेंट K इफ रॉड्स आर इन पैरेलल और उनका एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है। लास्ट टाइम वी गॉट दिस फॉर्मूला फॉर K इक्विवेलेंट, हियर द रॉड्स वर इन सीरीज और रॉड्स का लेंथ भी सेम लिया, एरिया भी सेम लिया, तो ये आया था, ठीक है। रिमेंबर दिस रिजल्ट्स, क्लियर। सो आई होप आपको ये फॉर्मूला आज याद है, ठीक है। कंडक्शन में यही बस एक फॉर्मूला है जो बेसिक है, इससे सब बाकी फॉर्मूलाज भी डिराइव हो सकती है, ठीक है। सो आज एक काम करते हैं, लेट्स डू वन न्यूमेरिकल ऑन दिस फॉर्मूला, सो दैट एक और प्रॉब्लम, एक टाइप का प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल। सी ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब ये क्या है, एक्चुअली here are 3 rods are there, ये 3 rods हैं which are joined together to make a Y shape, ठीक है। किसी को अगर क्वेश्चन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, 3 rods are joined to form a Y shape, ठीक। अब ये तीनों rods जो है ना, ये तीनों rods एक ही मटेरियल की बनी हुई है, they are made up of same material, इसलिए सबका K सेम होगा, K depends on material, rods are made up of same material, K सेम है, ठीक है। लेकिन इन तीनों रॉड्स का लेंथ सेम नहीं है, लेट्स से लेंथ ऑफ दिस रॉड इज 2L, इसका लेंथ है L और इसका भी लेंथ है L, लेंथ अलग अलग है। क्रॉस सेक्शन एरियाज आर आल्सो डिफरेंट,
ये जो रॉड है इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है 2A और इसकी भी है A. क्रॉस सेक्शन एरियाज आर A, 2A and A. लेंथ है 2L, L और L. K तीनों का सेम है. यहां तक डायग्राम हो गया. ठीक है. अब रॉड्स की जो एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स पे टेम्परेचर गिवन है. ओवर हियर टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस. यहां पे टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. हियर इट इज 0 डिग्री सेल्सियस इधर, और यहां पे है 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो आपको क्या लगता है अगर ऐसा सिचुएशन होगा, हीट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो होगा ना, फ्रॉम 100 डिग्री टुवर्ड्स 0 डिग्री एंड फ्रॉम 100 डिग्री टुवर्ड्स 10 डिग्री. the heat will always flows from higher temperature to lower temperature. अब ये देखो, ये पॉइंट दिख रहा है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज जंक्शन. इसको जंक्शन कहते हैं, जहां पे तीनों रॉड्स मिल रही हैं. लेट्स से टेम्परेचर एट द जंक्शन, टेम्परेचर एट द जंक्शन इज T. T is a temperature at the junction and you have to find out the T. ये आपका क्वेश्चन है, find T. T is a temperature at junction. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं काफी बार नीट एग्जाम में और इनफैक्ट जेई में भी. रॉड से कनेक्टेड है, कहीं पे टेम्परेचर फाइंड करने को बोलते हैं. फाइंड T, इट इज अ टेम्परेचर एट द जंक्शन. सो आई होप सबने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया. अब इसको करेंगे कैसे? सी, बहुत ही इजी तरीका है. सबसे पहले आपको पता है हीट जो है ना वो 100 डिग्री से बाकी रॉड्स की तरफ जाएगी. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट. सी, ये एरो को देखो, ये देखो इस तरह से हीट फ्लो होगी फ्रॉम 100 डिग्री टुवर्ड्स 0 डिग्री एंड टुवर्ड्स 10 डिग्री. ठीक है. अब करना क्या है, ध्यान से देखो. एक्चुअली में यहाँ पे 3 रॉड्स हैं. ऑब्वियसली देयर आर 3 रॉड्स, बट हम लोग क्या करेंगे, वी विल अज्यूम देम एज अ 3 रेजिस्टेंसेस. हर रॉड को आप एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो. ट्रीट एवरी रॉड लाइक अ रेजिस्टेंस. ठीक है. अब देखो, चलो ये रॉड से चालू करते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड विल बी L upon Ka. Resistance of this rod will be L by Ka. Resistance कितनी होगी? L by Ka होगी ना. So resistance of this rod is L by Ka. So, एक काम करते हैं, let's suppose L by Ka को मैं R लिख देता हूँ. That is resistance. ठीक. I repeat. Start with this rod. इसका resistance क्या होगा? Thermal resistance of this rod. Resistance will be L by Ka. बताया था ना. तो L by K को मैं R लिख देता हूं. तो चलो इसका रेजिस्टेंस R है. अब याद रखना मैंने L by K को R लिख दिया है. ठीक है. अब ये रॉड का रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस है L by 2K. L by 2K. L by 2K. ऐसे मतलब इसका रेजिस्टेंस हाफ हो गया ना. इट इज हाफ ऑफ L by K. हाफ ऑफ L by K. इसके लिए इसका रेजिस्टेंस मैं लिखूंगा R by 2. ठीक है. और लास्ट ये रॉड का रेजिस्टेंस निकाल दे. इसका रेजिस्टेंस भी होगा L by K से निकालेंगे. इट विल बी 2L by K. So, L by K को आपने क्या लिखा था? R. तो यहाँ पे ये कितना हुआ? ये 2R हो गया ना. इस रॉड का रेजिस्टेंस है 2R. सिंपल है. आप L by K को R लिख दो. तो यहाँ पे आ रहा है 2L by K. ये रॉड का रेजिस्टेंस आ रहा है 2L by K बिकॉज इसकी लेंथ 2L है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. टेम्परेचर्स में फिर से लिख देता हूँ. यहाँ पे 100 है, here T, here it is 0 और यहाँ पे 10. ओके. अब इसमें से जो हीट फ्लो हो रही है ना, द हीट विच इज फ्लोइंग पर सेकेंड, जो हीट फ्लो हो रही है, दैट हीट इज लाइक अ करंट. यहां से एक्चुअली हीट फ्लो हो रही है. हीट को हम लोग करंट मान लेते हैं. करंट फ्लो हो रहा है एज इफ. यहाँ पे करंट को I लिखते हैं. यहाँ पे जो करंट गया, मतलब यहाँ पे जो हीट फ्लो हो रही है, दैट इज I1. और यहाँ पे जो हीट फ्लो हो रही है, इट इज I2. I1, I2 और I.
ठीक है, अब देखो, इफ यू सिंपली अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, सो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 आप लिख सकते हो. यू कैन राइट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2. समझ में आ रहा है? अब I क्या है? एक्चुअली यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड को आपने I लिख दिया है, बिकॉज मैंने बताया था हीट इज लाइक ए करंट ओवर हियर. ठीक है, सो करंट को हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट को लिख सकते हैं ना V बाय R. तो ये I को भी हम लोग लिखने वाले हैं V बाय R. V बाय R. ये जो करंट है ना, इसको लिखेंगे V बाय R. V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. ये रॉड के अक्रॉस पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, तो ये रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 100 माइनस T. देखो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, बट इट इज लाइक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इसका 2R लिखा है ना आपने. देखो इट इज लाइक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट इक्वल टू I1 क्या है? I1 इज अ करंट रनिंग इन दिस रॉड. करंट को लिखो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. वोल्टेज मतलब टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. T माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. ये मैंने I1 की जगह लिखा है. I is like potential difference upon resistance. पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे. प्लस I2. I2 को क्या लिख सकते हैं? किसी स्टूडेंट को आंसर आ रहा है तो माइक ओपन करके बताओ. I2 करंट को आप क्या लिखोगे? हाउ विल यू राइट पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस? I2 को क्या लिखोगे बताओ सर. बोलो. T माइनस 10 अपॉन R. कौन बोल रहा है? सिद्धेश. हाँ सिद्धेश करेक्ट आंसर है. वेरी गुड. सिद्धेश ने बता दिया. ये बोल रहा है T माइनस 10 अपॉन R. कीप इट अप. गुड. I2 को लिखेंगे T माइनस 10 अपॉन R. ठीक है, जिन स्टूडेंट को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, आप देखो अगर एक स्टूडेंट आंसर दे रहा है मतलब आपको भी देना चाहिए. ठीक है, वो जो स्टूडेंट आंसर दे रहा है वो कोई स्पेशल स्टूडेंट नहीं है, आपके जैसा ही इज आल्सो अटेंडिंग फर्स्ट टाइम. आपका ध्यान नहीं होगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा. इतना हार्ड नहीं है. सी, सो नाउ फ्रॉम ऑल द साइड RR विल गेट कैंसल्ड. RR कैंसिल हो जाएगा. इट्स 100 माइनस T अपॉन 2. ये थोड़ा सॉल्व करो. इट इज लाइक 2T प्लस T माइनस 10. ऐसा आएगा. ये कितना हो गया? इट बिकम 3T माइनस 10. ये 2 को आप पास करो इंटू 2 इक्वल्स टू 100 माइनस T. इजी है. मल्टीप्लाई. इट इज 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 100 माइनस T. सॉल्व करो आराम से, कोई भी सॉल्व कर सकता है. ऐसे आएगा 70 इक्वल्स टू 120. 70 इक्वल टू 120. T कितना आया? 120 बाय 7. सॉल्व करो. इट इज 1 टाइम टेबल लगेगी 17.1 समथिंग डिग्री सेल्सियस. ये आने वाला है 17.1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सी बहुत सिंपल है. ये 3 रॉड्स को आप एक 3 रेजिस्टेंस के जैसे ले लो. रेजिस्टेंस ऑफ एवरी रॉड इज डिनोटेड बाय L बाय Ka. ठीक है, और यहाँ पे करंट को लिखना है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. जैसे आप करंट को लिखते हो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ पे वो टेम्परेचर डिफरेंस है. करंट भी एक्चुअली नहीं है, यहाँ पे हीट फ्लोइंग पर सेकेंड को करंट बोला जाता है. ठीक है क्या? सो आई होप अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाओगे. इस क्वेश्चन में अगर कोई डिफिकल्टी है, आपको लगता है सर ये पॉइंट मेरे को नहीं समझा, यू टेल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन. इज देयर एनी पॉइंट इन दिस क्वेश्चन दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? एनीबॉडी हैविंग डाउट? डाउट है तो पूछ सकते हो. नो डाउट? ठीक है, क्लियर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो अहेड.
सी नेक्स्ट, इसमें मैं एक थियरी पॉइंट करवा देता हूं. आई एम गिविंग यू अ थियोरेटिकल पॉइंट. पुट द हेडिंग लाइक दिस: growth of ice on lakes. Growth of ice on lakes. ठीक है. अब ये क्या है, ध्यान से देखो. सी एनोमलस बिहेवियर के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो लेक्स होती हैं विंटर वाली सीजन में, लेक्स की ऊपर की सरफेस जम जाती है, नीचे से लेक्स में पानी होता है. याद है? अब देखो, सपोज ये एक लेक है. हाँ, इट्स अ लेक. इसमें अभी तक इसने जमना शुरू नहीं किया. इट इज अ लेक इन द लिक्विड स्टेट राइट नाउ. ये लेक लिक्विड स्टेट में है. लेकिन जैसे जैसे विंटर आता है ये जमना शुरू कर देगी. जमना शुरू करेगी मतलब इसकी जो ऊपर का लेयर है, ये वाला ऊपर का लेयर, ये फ्रीज हो जाएगा. करेक्ट. और होता क्या है पता है? एज अ टाइम विल पास, सपोज विंटर है और एज अ टाइम विल पास, ये जो बर्फ का लेयर है ना, आइस का जो लेयर है, वो और थिक होता जाएगा. मतलब थिकनेस ऑफ दिस लेयर विल गो ऑन इंक्रीजिंग. सपोज ये जो लेयर है इसकी थिकनेस है y सेंटीमीटर. थिकनेस इज y सेंटीमीटर. एज अ टाइम पासेस ना ये थिकनेस बढ़ती जाती है. टुडे सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम. हमें फाइंड आउट करना है कितने टाइम में ये थिकनेस y सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो जाएगी. ओके, आवर क्वेश्चन इज that we have to calculate the time in which thickness of the ice increases by y centimeter. या पहले फर्स्ट y सेंटीमीटर की थिकनेस बनने के लिए कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो किसी को क्वेश्चन पुट करना है तो आप ऐसे पुट करो: कैलकुलेट द टाइम टेकन टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द आइस ऑन द लेक बाय y सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन समझा? Note down the question. Calculate the time taken for ice on the lake ठीक है, क्वेश्चन समझ लो. ये थिकनेस बनने के लिए, लेट्स से y सेंटीमीटर की थिकनेस बनने के लिए कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है. ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, थोड़ा अलग है ये. ठीक है, आपको चाहिए तो एक काम करते हैं. इफ यू वांट आई कैन गिव यू डायरेक्टली फॉर्मूला. फाइनल फॉर्मूला दे सकता हूं मैं चाहिए तो. फाइनल फॉर्मूला ये आएगी. इसका थिकनेस y सेंटीमीटर बढ़ने के लिए जो टाइम लगेगा ना, उसकी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं. फॉर्मूला होगी हाफ रो एल डिवाइडेड बाय k थीटा इंटू वाई स्क्वायर. हाफ रो एल k थीटा इंटू वाई स्क्वायर. इसमें एक एक टर्म क्या है मैं बता देता हूं. ये L दिख रहा है. L इज अ लेटेंट हीट ऑफ आइस. जिनको नोट करना है कर लो जल्दी. L इज अ लेटेंट हीट ऑफ आइस. जो मैंने लास्ट टाइम बताया था 80 होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम. L is a latent heat of ice. Rho is the density of ice. Rho is a density of ice. K is a coefficient of thermal conductivity of ice. K coefficient of thermal conductivity of ice. ये थीटा दिख रहा है. थीटा is a actually temperature difference between outside and inside the lake. ठीक है, लेक के अंदर और लेक के बाहर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, ऑब्वियसली लेक के अंदर ज्यादा टेम्परेचर होगा और लेक के बाहर कम टेम्परेचर होगा. अंदर ज्यादा टेम्परेचर होगा और बाहर कम टेम्परेचर होगा. टेम्परेचर डिफरेंस आउटसाइड एंड इनसाइड द लेक, टेम्परेचर डिफरेंस इज थीटा. और ये टाइम जो है, इट इज अ टाइम टेकन टू फॉर्म अ थिकनेस ऑफ y सेंटीमीटर. y इज अ थिकनेस ऑफ आइस. y ये है. y सेंटीमीटर थिकनेस बनने के लिए इतना टाइम लगता है. क्लियर? ठीक है, ठीक है. तो अगर इसमें अगर ऐसे पूछेंगे कि
फर्स्ट 1 सेंटीमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट 1 सेंटीमीटर आइस बनने के लिए, फर्स्ट 1 सेंटीमीटर के लिए, तो यह y1 डाल देना। सो क्या आएगा? हाफ रो एल बाय के थीटा। फिर अगर बोले कि फर्स्ट 2 सेंटीमीटर बनने के लिए, 2 सेंटीमीटर थिकनेस बनने के लिए कितना टाइम लगता है, y को 2 डाल देना, 2 का स्क्वायर 4। मतलब फर्स्ट 1 सेंटीमीटर बनने के लिए जितना टाइम लगता है, फर्स्ट 2 सेंटीमीटर बनने के लिए 4 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा। y1 डालो, you will get a time for first 1 centimeter formation. If you put y2, it will give you time taken for formation of first 2 centimeter. तो वो टाइम 4 टाइम्स ज्यादा आएगा ना। ठीक है, इजी समझ के लो। इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, अननेसेसरी आप कंफ्यूज हो जाओगे और डिफिकल्ट लेंथी प्रूफ है। यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, इट इज यूजफुल। इट्स अ टाइम टेकन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द लेग्स। ठीक है, क्लियर? सी, आई होप ये क्लियर है आपका। चलो एक लास्ट टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। वन मोर क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग ऑन कंडक्टिविटी, देन दिस टॉपिक विल बी ओवर। सी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Okay, write down the question. Two slabs of length L1 and L2. Two slabs of length L1 and L2. Okay, are made up of materials. K1 and K2. Are made up of materials K1 and K2. ठीक है, full stop. Slabs have same area. Full stop. Find the temperature of interface. ठीक है, find the temperature of interface. देखो अभी ये देखो डायग्राम ये ड्रॉ कर लो। ये दोनों जो दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों स्लैब्स हैं। मतलब these are the piece of metal और piece of any substance, स्लैब्स हैं ये स्लैब का लेंथ है L1, ये स्लैब का लेंथ है L2. Both slabs are made up of different material. K1 and K2 are the coefficient of thermal conductivity. Theta1, theta2 are the temperatures of both sides. आप किसी भी टेम्परेचर को हाई ले सकते हो. Let's say theta1 is high temperature, so heat will flow from theta1 to theta2. We need to find out the temperature of interface. Temperature of interface मतलब ये जो जहां पे ये दोनों स्लैब्स ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पे लेट्स से टेम्परेचर है T. दिस इज कॉल्ड इंटरफेस. तो ये बीच में जहां पे ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, वहां पे हमको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है T. ठीक है, ये करना है. ओके, डायग्राम ड्रॉ कर लो. अब इस क्वेश्चन का मैं हिंट पूरा दे दूंगा. आई विल डेफिनेटली गिव यू हिंट, और उसके बाद आगे खुद करना है आपको. ठीक है, हाँ, अब हिंट सुन लो, उसके बाद आपको फिनिश करना है. लिसन द हिंट केयरफुली. यहाँ पे ऐसे अज्यूम करो कि ये जो दोनों रॉड्स है ना, वो सीरीज में है. ठीक है, दोनों रॉड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, गिवन है. दोनों रॉड सपोज सीरीज में. ठीक है, अब जब ये दोनों रॉड सीरीज में है, तो आप क्या करो, एक एक रॉड को, ये जो एक एक स्लैब है, इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो. एवरी स्लैब विल हैव अ रेजिस्टेंस. ये देखो ऐसे, हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर है थीटा1, यहाँ पे टेम्परेचर है T, और यहाँ पे टेम्परेचर है थीटा2. इसको ऐसे ट्रीट करो. अब एक बात है, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है. सीरीज में आपको पता है करंट सेम रहता है. करंट इन द फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू करंट इन द सेकंड रेजिस्टेंस.
करंट इन द फर्स्ट रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट इन सेकेंड रेजिस्टेंस। करंट तो सेम ही जाएगा ना सीरीज में। करंट मतलब यहाँ पे एक्चुअली हीट होता है, जो हीट यहाँ से पास होगी वो हीट K2 से भी पास होगी, करंट सेम रहेगा। अब ओम्स लॉ यूज करो, यूज ओहम्स लॉ, और यहां से आगे बढ़ के T फाइंड करो। मैंने हिंट दे दिया। आफ्टर दिस यू प्लीज यूज द ओम्स लॉ, जैसे हमने पहले वाले सम में किया था। यहाँ के बाद आगे बढ़ो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द T। T इज द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस। जिसको आ जाएगा, यू ओपन योर माइक एंड टेल मी द आंसर। दोनों रॉड्स का लेंथ अलग अलग है, इट इज L1 L2। दोनों रॉड्स का एरिया खाली सेम है, एरिया इज सेम। If anyone gets the answer, you open your mic and tell me. सर आया आंसर। कौन बोल रहा है? कार्तिक। हाँ बताओ आंसर। K1 theta 1 L2 plus K2 theta 2 L1 upon K1 L2 plus K2 L1। ये बोल रहे हो क्या? देखो, हाँ सर। करेक्ट है आंसर। सो स्टूडेंट, आपका आंसर ये आने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। एवरीबडी शुड गेट दिस आंसर। ये आंसर है K1 theta 1 L2, K2 theta 2 L1, K2 L1 plus K1 L2। यहाँ पे आंसर है, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। सो आई होप सबका आंसर आ गया यहाँ पे। क्लियर? This is the answer of the question. This is the answer. Okay. I hope आपने कंप्लीट कर लिया। ओके, क्लियर? ठीक। इसके साथ देखो ऑलमोस्ट थर्मल कंडक्टिविटी खत्म हुआ, कंडक्शन टॉपिक इज ओवर। ये सब चीजें भी आप याद करो और क्वेश्चंस ट्राई करो, आपको आ जाएंगे। ठीक है, विद दिस वन थर्मल कंडक्टिविटी टॉपिक इज ओवर। ठीक है, मतलब कंडक्शन खत्म हो गया। इसके बाद वो टॉपिक्स हैं कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन कुछ खास टॉपिक नहीं है। कन्वेक्शन हमने सुना होगा, एक टॉपिक था लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। कन्वेक्शन कुछ खास नहीं है टॉपिक, इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, वी कैन स्किप इट राइट नाउ। रेडिएशन जो टॉपिक है, here we finished conduction, then convection is very small, then radiation। रेडिएशन आपने 12th स्टैंडर्ड में ही किया है, इसके लिए मैं फिलहाल नहीं करा रहा हूँ उसको। रेडिएशन में वो सब है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, गुड एब्जॉर्बर्स आर ऑलवेज गुड एमिटर्स, वो सब टॉपिक्स हैं जो आपने मुझे पता है आराम से किए होंगे 12th स्टैंडर्ड में। सो रेडिएशन वी कैन स्किप इट। कंडक्शन थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था जो आपका 11th स्टैंडर्ड का है, तो मैंने करा दिया। रेडिएशन और कन्वेक्शन आप खुद अभी कर सकते हो फिलहाल। ठीक है, इसके साथ ये फिनिश हुआ। दिस वाज अ फोर्थ सब टॉपिक इन द हीट। ठीक है, बाकी हीट सेक्शन में 2 टॉपिक्स और बाकी है। वन इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG। ठीक है, उसका मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और एक टॉपिक और है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, one is KTG remaining now and one is thermodynamics। इसमें से
अगर आपको लगता है कि सर कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है तो वी कैन स्किप इट. आर यू हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है किया है थर्मोडायनामिक्स का एंट्रेंस में किया है क्या? एनीबॉडी टेल मी, हैव यू डन थर्मोडायनामिक्स इन एंट्रेंस फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है? केमिस्ट्री का नहीं पूछ रहा हूँ, फिजिक्स का जो थर्मोडायनामिक्स है वो किया है क्या एंट्रेंस में? यस और नो में रिप्लाई कर सकते हो. सर नहीं, केमिस्ट्री से ही किया हुआ. क्योंकि हाँ थोड़ा फिजिक्स का अलग होता है, मतलब ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का कर लिया तो फिजिक्स का भी हो गया. फिजिक्स हाँ. में अलग क्वेश्चंस आते हैं. सो फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स नहीं किया ना? नहीं. ठीक है. सो आज मैं क्या करूंगा इन दिस टुडेस लेक्चर आई विल स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स करा देता हूँ. आज फिनिश नहीं होगा, इन द नेक्स्ट लेक्चर आल्सो वी विल कंटिन्यू. और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टॉपिक कर लेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, केटीजी. ठीक है. तो स्टूडेंट अभी आप हेडिंग पुट कर सकते हो थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स. ओके. थर्मोडायनामिक्स में कौन कौन से यूजफुल पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए वो मैं बता देता हूँ सब. सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स आपको इतना पता होना चाहिए दैट थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the conversion of heat into work and work into heat. थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग ये सीखते हैं कि हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होता है और वर्क हीट में कैसे कन्वर्ट होता है. मतलब हीट से वर्क कैसे ऑब्टेन होता है, वर्क से हीट कैसे ऑब्टेन होता है. ठीक है. कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर ये क्या इंपॉर्टेंट ब्रांच है, आप क्यों पढ़ते हैं ये सब थर्मोडायनामिक्स. अगर किसी को ऐसा लग रहा है, ऐसी गलत फहमी है किसी को कि सर ये क्या ब्रांच है, व्हाई वी आर स्टडीइंग ऑल दिस हीट एंड वर्क, मैं खाली इतना बता देता हूँ बेटा. देखो ये जो चीज है ना, इसी ने आपको स्टोन एज से निकाल के मॉडर्न एज में डाला हुआ है. आप स्टोन एज से मॉडर्न एज में आए हो इस चीज की वजह से. सी, जब लोगों को पता चला कि हीट से वर्क किया जा सकता है, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, मतलब हीट को यूज करके आप ट्रेन चला सकते हो, हीट को यूज करके आप बड़े बड़े पत्थर उठा सकते हो, हीट को यूज करके आप शिप चला सकते हो. वही होता है हीट टू वर्क. हीट टू वर्क मतलब हीट से काम लेना. ये जब पता चला ना, तब उसके बाद से ही रेलवे इंजिन्स वर मेड, उसके बाद ही शिप्स वर मेड, उसके बाद ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम शुरू हुआ 300 साल पहले. तो ये ऐसी ब्रांच है जिसने आपको स्टोन एज से मॉडर्न एज में लाया. अगर हीट से वर्क का कन्वर्जन नहीं होता सो आप आज भी स्टोन एज में होते. ना ट्रेन्स होती, ना शिप्स पानी में चलती, ना फैक्ट्रीज में काम होता. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसी वजह से आया था, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स. इट्स अ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क. चलो आगे बढ़ते हैं. इसमें पहला टॉपिक आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, जिसको मैं लिखूंगा फ्लोट. फ्लोट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. ना एवरीबडी मस्ट बी नोइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. खाली मैं जस्ट क्विकली बता देता हूं. आपने सुना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऐसा होता है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. फिजिक्स और केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अलग अलग तरीके से लिखा जाता है. आपको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो ये डी क्यू इक्वल डी यू प्लस डी डब्ल्यू. इन शॉर्ट अगर मैं ये बताऊं ये क्या है, सो डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट यू सप्लाइड. डी क्यू इज अ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम. डी क्यू हीट आपने सप्लाई किया सिस्टम को. अब सिस्टम क्या करता है, सिस्टम को जब आप डी क्यू हीट सप्लाई करते हो, सिस्टम इस हीट को दो तरीके से यूज करता है. सिस्टम यूजेस दिस हीट डी क्यू इन टू वेज. सिस्टम क्या करेगा, कुछ पार्ट इस हीट का, सम पार्ट ऑफ दिस हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी. कुछ हीट को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, इंटरनल एनर्जी में. सो डीयू इज अ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. आपको पता है डीयू इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है. डीयू इज अ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी.
du is increase in internal energy. तो हीट का जो some part of the heat will be converted into internal energy of the system. ठीक है, internal energy of the system मतलब kinetic energy और potential energy of the system, उसको internal energy बोलते हैं. ठीक है, सपोज गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो kinetic energy होती है उसको मैं internal energy of the gas बोल सकता हूँ. और बाकी जो हीट है, बाकी हीट यूज होती है बाय द सिस्टम टू डू द वर्क अगेंस्ट द सराउंडिंग. सम पार्ट ऑफ द हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क. DW क्या है? इट्स अ वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, ये स्टार्टिंग में मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, बट विद इन फ्यू मिनट्स आई विल गो फास्ट. अगर जिनको लग रहा है रिपीट है, डोंट वरी, विद इन फ्यू मिनट्स आई विल गो फास्ट नाउ. थोड़ा बेसिक याद दिला देता हूं. अब देखो, अगर ये DQ पॉजिटिव है, DQ अगर पॉजिटिव है तो इट इज अ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. अगर बाय चांस DQ नेगेटिव आ रहा है मतलब इट इज अ हीट रिलीज बाय द सिस्टम. ठीक है, DQ एक्चुअली क्या है? इट्स अ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम. लेकिन बाय चांस अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें DQ नेगेटिव आ रहा है, DQ नेगेटिव है, दैट मींस इट्स अ हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम. du is a increase in internal energy, but by chance अगर du negative आ रहा है मतलब it is a decrease in internal energy. ठीक है, internal energy decrease हो गया अगर du negative आ रहा है तो. dw is a work done by the system, but by chance आपने numerical solve किया उसमें dw negative आ रहा है, it's coming negative, that means it's a work done on the system. system जो work करता है वो positive होता है in this formula. But अगर system is not doing work, work is done on the system, not by the system, it's done on the system, so dW will come negative. याद रखो ये negative भी हो सकता है. This is first of all first law of thermodynamics. ठीक है, इसके बाद मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है 5 different processes of thermodynamics. 5 processes are there of thermodynamics. मतलब प्रोसेसेस क्या होते हैं आपको पता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, सुने हैं आपने ये सब. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि प्रोसेस होता क्या है एक्चुअली. देखो, इफ यू आर हैविंग अ गैस, आपके पास सपोज एक आइडियल गैस है, गैस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम. गैस को मैं एक सिस्टम ले सकता हूँ. अब गैस के जो ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस. ठीक है, इन तीनों की जब एक वैल्यू रहती है, प्रेशर की एक वैल्यू है, वॉल्यूम की एक वैल्यू है, टेम्परेचर की एक वैल्यू है, जब इन तीनों की एक वैल्यू होती है तो इसको बोलते हैं कि गैस एक पर्टिकुलर स्टेट में है. राइट नाउ द गैस इज इन अ पर्टिकुलर स्टेट. अभी गैस एक स्टेट में है, इस स्टेट में इसकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मैंने लिखी हुई है. जब एक पर्टिकुलर प्रेशर है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो मैं बोलूंगा ये एक पर्टिकुलर स्टेट को डिनोट कर रहा है. इट्स अ वन स्टेट. अब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से अगर कोई भी एक चीज चेंज हो जाए या दोनों चीजें चेंज हो गए या तीनों चीजें चेंज हो जाए, अगर ये चेंज हो गई, लेट्स सपोज प्रेशर रिमेन सेम, सपोज प्रेशर रिमेन सेम बट वॉल्यूम चेंज्ड, टेम्परेचर आल्सो रिमेन सेम. देखो एक चीज चेंज हुई है, अब एक क्वांटिटी चेंज हो या दोनों क्वांटिटी चेंज हो या तीनों क्वांटिटी चेंज हो, वो डजंट मैटर, बट अगर कुछ भी चेंज हुआ तो ये दूसरा स्टेट हो गया, ये दूसरा स्टेट है. ठीक है, इट्स अ डिफरेंट स्टेट. तो इसमें क्या होता है, इसको बोलेंगे इनिशियल स्टेट, इसको बोलेंगे फाइनल स्टेट. तो गैस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चला गया, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस. Process means when the gas goes from initial state to final state, we say that the gas is undergoing a process. जब गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है उसको बोलते हैं प्रोसेस. ठीक है, when gas goes from one state to another state, it is called process. Now as you know, thermodynamics में 5 processes are there. There are 5 processes in the thermodynamics. पहले मैं पांचों के नेम बता देता हूँ, 5 प्रोसेसेस के. इट्स आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड साइक्लिक. ठीक है,
और एक 6 प्रोसेस है एक्चुअली, 6th है पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं 1 by 1 सारे प्रोसेसेस की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। फर्स्ट प्रोसेस क्या बताया मैंने, लेट्स से आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में आपको क्या क्या याद रखना है, बस मैं वो बता देता हूं खाली। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ना। इसमें क्या करो, थिंक ये इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस है, इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस। नाउ द गैस इज अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस, गैस इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस, तो इसका पीवीटी चेंज होगा ना। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो T1 का इधर T1 ही रहेगा, बट P and V बोथ विल चेंज। ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, थोड़ा ध्यान से देखो आपको समझ जाएगा। टेम्परेचर डज नॉट चेंज, पीवी चेंज। यहाँ पे दूसरी पॉइंट आपको याद रखनी है कि पीवी का जो प्रोडक्ट है इट इज कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ, पीवी प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, दैट मींस P and V आर इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, दैट मींस P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये सब पॉइंट्स मुझे पता है आपको मालूम होंगे, मैं खाली एक बार एंड लिस्ट कर देता हूँ, तो जब भी आपको रिवाइज करना हो यहाँ से पूरा पढ़ लेना, ये सब पॉइंट्स काम किए। ठीक है, अगर कोई पॉइंट नहीं आती है आपको, आप पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, इफ आई ड्रॉ पीवी ग्राफ, सिंस P and V are inverse proportion, the graph will be rectangular hyperbola। ग्राफ ऐसा होगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब दो चीजें इनवर्स प्रोपोर्शन होती हैं ऐसा ग्राफ आता है। नेक्स्ट, एक बात बताओ, इस ग्राफ में अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, इफ आई टेक एनी वन पॉइंट ऑन द ग्राफ और इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करूं, इफ आई फाइंड स्लोप, ठीक है, तो पता है स्लोप नेगेटिव आने वाला है। सिंस y कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एज x कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग, ये ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। इट कैन बी प्रूवन, we can prove it that slope at any point is given by minus P by V. Slope at any point is given by minus P by V. P and V are the pressure and the volume at that point. जिस पॉइंट पे आप स्लोप निकाल रहे हो उस पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम ये है। स्लोप इज गिवन बाय माइनस ऑफ P by V. स्लोप नेगेटिव आएगा, इट इज माइनस P by V. This I am telling for isothermal process. Next, work done by the gas during isothermal process, ठीक है, it's given by 2.303 nRT log of V2 by V1। ये फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में देखी होगी। ठीक है, इसमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं ये 2.303 नहीं लिख रहा हूं, if I do not want to write 2.303, it will be nRT log to the base E of V2 by V1। एक्चुअली यहाँ पे log to the base 10 है, जब आप log to the base 10 लेते हो तो 2.303 आता है। इफ यू टेक log to the base E, 2.303 नहीं आता है। ये वर्क डन की फॉर्मूला है। ठीक है, ये सब चीजें आपको बस याद रखनी है ड्यूरिंग आइसोथर्मल। इसमें अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू कैन टेल मी, इज देयर एनी डाउट इन दिस पॉइंट्स? कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझा है तो पूछ सकते हो। हैव यू नोटेड ऑल दिस थिंग्स? ठीक है, तो चलो अभी सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट सेकंड प्रोसेस। सेकंड है आइसोथर्मल के बाद सेकंड प्रोसेस है आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट ना। तो एक याद रखो ऐसे, P1 V1 T1 चेंजेस टू P2, सॉरी प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ना, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो P1 रिमेन्स P1, इट बिकम V2 T2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये रहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है इन आइसोबारिक, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। ठीक है,
सो आप ऐसे कर सकते हो, V1 by T1 equals to V2 by T2। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हो। These points are there for isobaric। नेक्स्ट वर्क डन की बात कर लेते हैं। वर्क डन, let's say dW is a small work done। small work done is given by PdV, ठीक है, small work done is given by PdV, but if you want to find total work done during any process, it is given by integrating PdV। अब प्रेशर तो कांस्टेंट है क्योंकि आइसोबारिक है, तो P बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV विल बी V। लिमिट्स डालने के बाद आपका वर्क डन आ जाएगा, लिमिट्स डालने के बाद वर्क डन आएगा P V2 minus V1। It's a formula for work done during isobaric process। P final volume minus initial volume। ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, लिमिट्स डालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब PV2 अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV को NRT लिख सकते हैं ना। PV2 कैन बी रिटन एज NRT2 एंड PV1 कैन बी रिटन एज NRT1। NR कांस्टेंट, NR बाहर लेंगे, T2 minus T1। It is also a formula for work done during isobaric process। It's a work done during isobaric process, ठीक है, ओके। और isobaric process में PV का ग्राफ कैसे रहेगा? प्रेशर इज कांस्टेंट ना, ग्राफ विल बी दिस वे, ग्राफ विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये होगा ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस ये पॉइंट्स याद रखनी है। अगर इसमें कोई ऐसी पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आई कि सर ये कैसे लिखा है, यू टेल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है, बोलो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है? ये सब पॉइंट्स याद रखो ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, आई एम गिविंग यू वन स्मॉल थिंग फॉर यू ओन, आप खुद करो ये चीज। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखी है ना, ऐसी सेम पॉइंट्स आप आइसोकोरिक के लिए लिखो। गो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस एंड राइट डाउन सेम थिंग्स फॉर आइसोकोरिक। मतलब सोचो आप आइसोकोरिक में ये स्टेप कैसे लिखेंगे, ये स्टेप कैसे होगा। थिंक फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, लिखो, अपने आप लिखो, आइसोकोरिक प्रोसेस में ये सारी पॉइंट्स कैसे बन जाएंगे वो खुद लिखो। फिर मैं किसी एक स्टूडेंट को बोलता हूं पढ़ने के लिए, वन ऑफ द स्टूडेंट विल रीड दिस फॉर आइसोकोरिक। ओके, ये सब पॉइंट्स आइसोकोरिक के लिए लिखो फास्ट। आइसोकोरिक, ओके, लिख लिया ये आइसोकोरिक के लिए? आई होप आपने आइसोकोरिक के लिए लिख लिया, ठीक है। मानसी कुंभार, मानसी कुंभार, ओपन करो माइक। हाँ सर। लिखा आपने ये आइसोकोरिक के लिए? सर लिख रही हूँ। ठीक है, जैसे फिनिश हो बताओ मुझे। हाँ सर। फिनिश हो गया? ट्राई टू राइट सिमिलर पॉइंट्स फॉर आइसोकोरिक। ये सेम पॉइंट्स हो जो आइसोकोरिक में, इसको कैसे लिखेंगे इन पॉइंट्स को? आई थिंक इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए अभी तक। अच्छा, मानसी कुमार, खाली एक पॉइंट पूछ रहा हूँ, व्हाट इज वर्क डन? क्या लिखा है आपने? वर्क डन कितना है? वर्क डन आइसो, देखो यहाँ पे मैंने वर्क डन निकाला ना, आइसोबारिक में भी निकाला और आइसोथर्मल में भी मैंने वर्क डन निकाला। हाँ।
आइसोकोरिक में भी तो आपने वर्क डन लिखा होगा ना, क्या है वर्क डन इन आइसोकोरिक में? फॉर्मूला कुछ क्या है उसकी, आ रहा है क्या? सर T2 नहीं, आप देखो आंसर T1 नहीं दे रहे, मतलब आपने वर्क डन नहीं किया अभी तक, राइट? हाँ सर, ट्राई कर रही हूँ सर। अच्छा, ये कुछ लिखा है क्या, कौन किसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आइसोकोरिक में? ये जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है देखो, हाँ हाँ। वैसे कौन किसके साथ प्रोपोर्शनल है आइसोकोरिक में, कुछ लिखा है क्या? नहीं। मतलब नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, हाँ ठीक है, 2 मिनट वेट करो, आपको आंसर्स देता हूं मैं। अब देखो ये हालत है, ठीक है। हाँ विवेक शुक्ला, विवेक शुक्ला, यस सर, यस सर, लिखा क्या आइसोकोरिक के लिए ये पॉइंट्स लिखी? हाँ लिखा। तो वर्क डन की क्या लिखी है, वर्क डन की क्या फॉर्मूला जीरो, लिखी है? वर्क डन 0 है। वर्क डन इज 0 इन द आइसोकोरिक प्रोसेस, इतना इजी है। मानसी कुंभार, वर्क डन इज 0 इन द आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो वर्क डन कहां से होगा? वर्क डन 0 है। अच्छा ये, अच्छा आप वापस आंसर दो, ये कुछ लिखा है क्या आपने? व्हाट इज प्रोपोर्शन व्हाट, बोलो। P directly proportional to T. यस वेरी गुड, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप कैसे लिखते हो, प्लीज यूज द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT। N और R कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा क्योंकि आइसोकोरिक है। वॉल्यूम कांस्टेंट, NR कांस्टेंट, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। यूज आइडियल गैस इक्वेशन। एंड आई होप आपने ग्राफ भी बना लिया होगा, ग्राफ विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस। हाँ ठीक है, तो आइसोकोरिक तक हो गया होगा आज। हाँ हाँ। चलिए एक और प्रोसेस आज कवर कर लेते हैं। वी कवर वन मोर प्रोसेस टुडे, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। बाकी जो एडियाबेटिक है वो मैं कल करा देता हूँ। वन लास्ट प्रोसेस विल कवर, इट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक में क्या क्या पॉइंट्स याद होने चाहिए मैं वो बता देता हूँ। नाउ एवरीबॉडी नोज साइक्लिक क्या होता है। अगर गैस है, गैस स्टार्ट्स फ्रॉम वन स्टेट, ये देखो डायग्राम में, इफ द गैस स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेट, goes to other state like this, and then again come back to same state, इसको बोलते हैं ना साइक्लिक स्टेट। ठीक है, साइक्लिक स्टेट में क्या होता है, गैस goes from let's say A state to B state and it come back to the A state, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में एक चीज याद रखो, साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इनिशियल स्टेट जो होता है ना गैस का जो इनिशियल स्टेट होता है और गैस का जो फाइनल स्टेट होता है वो सेम होती है। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट्स आर व्हाट, सेम। जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पे गैस आता है। तो एक बात बताओ, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, दैट मीन्स इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर विल आल्सो बी सेम। यस इट इज करेक्ट। Initial volume and final volume will also be same. Initial pressure and final pressure will also be same. ठीक है, पहले टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। Initial temperature and final temperature will be same. So how much is change in temperature? Change in temperature is 0. ठीक है, अब वो जो होता है ना इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंजेस बाय 0, internal energy also changes by 0. Remember in the cyclic process du 0 होता है always. du is always 0 in the cyclic process. देखो cyclic process में after the cyclic process the overall temperature of the gas do not increase. जिस टेम्परेचर से चालू किया वापस गैस उसी टेम्परेचर पे आ जाती है। इंटरनल एनर्जी प्योरली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो क्योंकि टेम्परेचर सेम का सेम रह गया, हेंस du is 0, याद रखो ना। एवरीबॉडी नोस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ आपको पता है,
dW इक्वल्स टू dQ आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप du को 0 डाल दो, पुट du 0, आपका इतना आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dW इक्वल टू dQ। अब देखो आपको ये चीज याद होगी दैट ये PV ग्राफ है। इन द PV ग्राफ एरिया अंडर द कर्व, इन द PV ग्राफ एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू वर्क डन। ये पता है क्या पॉइंट? एरिया अंडर PV ग्राफ, एरिया अंडर PV ग्राफ गिव्स यू वर्क डन। आई होप आपको ये पॉइंट पता है। अगर कोई चीज नहीं पता तो आप बोल दो, मैं बाद में प्रूफ करके देता हूं आपको। वर्क डन इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया अंडर PV ग्राफ। यहाँ पे देखो ये जो एरिया है ना, सी दिस एरिया, दिस एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन, दिस एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन आपको कैसे मिलेगा? ये वर्क डन बाय फाइंडिंग एरिया अंडर PV ग्राफ। इसमें सिर्फ रूल ये रहता है, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ना, साइक्लिक प्रोसेस में अगर ये जो एरोज हैं, इफ दीज एरोज आर क्लॉकवाइज, गैस इज अंडरगोइंग क्लॉकवाइज एरोज, if arrows are clockwise, the work done is taken as positive. If the arrows are anti-clockwise, if arrows in the graph are anti-clockwise, work done is taken as negative. देखो अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस कुछ इस तरीके का है, देखो अगर ये ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है, कैसे दिख रहे हैं एरोस को? देखो हाउ यू आर सीइंग एरोस, एरोस आर एंटी-क्लॉकवाइज। So you please find area inside this rectangle. That area will be equal to work done. But उस area को, उस work done को हम लोग negative लेंगे. Okay. But if I draw this kind of a graph, PV graph, graph ऐसा है. See the arrows. Arrows are clockwise. Clockwise है ना, तो यहाँ की जो area होगी, इस circle की जो area होगी, it will be taken as positive. मतलब वर्क डन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ये पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता तो आप मेंशन करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूफ करके देता हूँ। इज देयर एनीथिंग, कोई ऐसी पॉइंट है जो नहीं समझी है तो आप नोट कर लो और कल पूछो मुझसे, ठीक है? दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर साइक्लिक प्रोसेस। सिंपल है, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है, तो आप ऐसा लिख सकते हो P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, ठीक है? P1 equals to P2, V1 equals to V2, T1 equals to T2. Inter energy change by 0. dq is equal to dw. So अगर आपको एक क्वेश्चन में बोला है dw कैलकुलेट करो या dq कैलकुलेट करो, तो आप कर सकते हो, दोनों इक्वल हैं, कोई भी एक फाइंड कर सकते हो। dw कैसे फाइंड होगा? dw is equal to area inside this curve. अगर क्लॉकवाइज एरोज हैं, so area and the work done will be taken as positive. अगर एंटी क्लॉकवाइज एरो है तो वर्क डन या एरिया विल बी टेकन एज नेगेटिव। वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो इस मेथड से आप वर्क डन निकालो, वर्क डन विल बी इक्वल टू dq, ठीक है? इतनी पॉइंट्स आपको याद रखनी है फॉर साइक्लिक प्रोसेस। बट बिफोर यू रिमेंबर दिस पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। अगर इन पॉइंट में ऐसी कोई भी पॉइंट है जो आज नहीं समझिए, सर ये पॉइंट मुझे नहीं पता या आई डोंट नो द प्रूफ ऑफ दिस पॉइंट, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे रिमाइंड कराओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? टुडे वी फिनिश्ड अप टू साइक्लिक। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू एडियाबैटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और उसके साथ हम लोग वो भी करेंगे हीट इंजिन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है? जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स और नीट के लिए भी, ठीक है? सो विल मीट टुमारो। कोई स्मॉल डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। इज देयर एनी कंसेप्चुअल डाउट यू कैन आस्क? कोई डाउट है किसी को?